सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आपके साथ महरूख शहरियार। नाजरीन, अमेरिका, ईरान और इसराइल की जंग 25 दिन से जारी है, जहां बयानात और बम एक साथ बरस रहे हैं। अल अरबिया टीवी ने दावा किया है कि ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने मुज़ाकरात की हिमायत कर दी है। दुनिया को समझ ही नहीं आ रही कि सदर ट्रंप ईरान जंग से क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं। एक जानब तो ईरान की अहम तनसीबात का निशाना बनाने की धमकी दी जाती है, तो दूसरी जानब मुज़ाकरात की पेशकश करते नजर आते हैं। इससे पहले भी अमेरिका ने कई महाज खोले, मगर उसे शिकस्त का ही सामना करना पड़ा। अब भी माहिरीन अमेरिका की बढ़ती मुश्किलात का जिक्र कर रहे हैं, जबकि ईरान बैक फुट पर आने को बिल्कुल तैयार नहीं है। ईरान ने वाज़ेह किया है कि जंग रोकने के लिए उसकी 6 स्ट्रेटेजिक शराइत माननी पड़ेंगी, जिनमें खित्ते में अमरीकी अड्डों की बंदिश है, नुकसान का ज़ाला है और जंग दोबारा शुरू ना होने की गारंटी जैसी बड़ी सारी शराइत शामिल हैं। जंग के बीच आलमी मीडिया की खबरें ये हैं कि अब इस्लामाबाद इस बड़े तनाज़े में अहम सिफारती मरकज़ बनने जा रहा है, जहां मुज़ाकरात की बैठक सजेगी। फील्ड मार्शल और अमरीकी सदर के दरमियान राबते और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू भी सामने आ रही है। इसी हवाले से वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास भी हुआ है, जिसमें फील्ड मार्शल समेत आला अस्करी और सियासी हुकाम ने शिरकत की है। अब पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि अगर दोनों फरीक राज़ी हो जाते हैं तो मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। सवाल ये है कि क्या ये जंग वाकई मुज़ाकरात की जानिब बढ़ रही है या फिर एक बड़े तसादुम का ख़तरा अब भी बरकरार है। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, उनको वेलकम करेंगे। इसके अलावा एहतशाम उल हक साहब, हमारे सीनियर पैनल्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त निकालने के लिए अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। सबसे पहले तो डेफिनेट सी बात है, हमने देखा है माजी की अगर हम बात कर लें तो अमेरिका की जानिब से जितनी भी जंगें शुरू की गई हैं, अमेरिका को फातेह नहीं देखा है। और इस जंग के अंदर भी हम इसी तरह से कोड कर रहे हैं, बड़े सारे लोग यही प्रेडिक्ट भी कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि अमेरिका तो वाकई भी बैकफुट पर आता नजर आ रहा है, यहाँ तक कि ये भी कह दिया गया है ट्रंप की जानिब से कि मिलकर चलाएंगे स्टेट ऑफ होर्मुज़ को। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त ट्रंप की सिचुएशन क्या है? माने नहीं, देखें उनका तो दिमागी तवाज़ुन मेरे ख्याल में ज़रा ठीक नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह कि एक तरफ वो रिजीम चेंज करने की बात करते रहे, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि काबिले सद एहतराम आयतुल्ला और शायद मैं भी मिलके आबनाए हुर्मुज़ चलाएंगे। यानी कि एक बात तो तस्लीम कर ली कि आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर आयतुल्ला साहब का कंट्रोल है और शायद अगर उनकी तरफ से इजाज़त हुई तो मैं भी शामिल हो जाऊंगा। तो मिस कैलकुलेशन की बुनियाद के ऊपर ये सारा मामला शुरू किया गया। अपनी ताकत के नशे के अंदर आपने एक ऐसे जगह हाथ डाल लिया जहां आपको मासवाए हज़ीमत और रुसवाई आपको इसके अलावा कुछ नहीं मिला। दूसरी जानिब इजराइल के अंदर ये सारा जो मामला तब्दील हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि इसमें 2 बुनियादी बातें आईं। पहली बात, डिमोना जो कि न्यूक्लियर प्लांट है, उसके ऊपर ईरान का कामयाब हमला करना। और मेरी इत्तलात जो कि बड़ी मजबूत हैं, वो ये कहती हैं कि डिमोना के अंदर बाकायदा ग्रेगरोमीटर के साथ इस टाइम पे ताबकारी के लेवल को चेक करने के लिए ऑलरेडी टीमें पहुंच चुकी हैं जो न्यूक्लियर सूट्स पहने हुए हैं। इससे बात ये नजर आती है कि ये इंतहाई खतरनाक अमल है। दूसरी जानिब डिएगो गार्सिया के ऊपर जहां 70% B-52 तैयारों की अमेरिकन फ्लीट मौजूद है और ईरान ने उनको निशाना बनाया है। 4000 किलोमीटर तो एक मिसाइल है, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान के पास तो बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल जिनको ICBM कहा जाता है वो भी मौजूद हैं। और अगर ये मौजूदगी नजर आ रही है और जिस तरह से ये मामलात आगे बढ़ रहे हैं, तो चाइना का इसके अंदर एक जो आज का बयान वो इंतहाई खतरनाक भी है और तशवीशनाक भी। जहां चाइना ने इजराइल के अंदर चाइनीज को फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने की हिदायत की है और उसकी वजह या वो ताबकारी है और या फिर ईरान की जानिब से कोई एक बहुत बड़ा वार, खुदा न खास्ता ऐसा वार जो शायद इंसानियत के हवाले से एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाए, वो होने जा रहा है। तो बहरहाल इजराइल ने कोई कमी तो की नहीं है और मिटना तो उसको है ही है, इंशाल्लाह वो मिट के रहेगा। लेकिन मसला यहाँ ये एक और भी है और वो है खिताई ममालिक। खिताई ममालिक के ऊपर $57 बिलियन का एयरलाइंस को नुकसान हो चुका है
और जो उनकी मईशत है, जहाँ उनकी अशिया सिर्फ खुर्दोनोश के हवाले से ही मामलात नहीं, बल्कि तेल की पैदावार भी बंद हो चुकी है और तरसीलात जहाँ थी उनके ऊपर हमला करके उनको नुकसान भी पहुंचाया गया है। 8 अरब डॉलर की तो सिर्फ और सिर्फ जो तबाही हुई है वो आपके कतर के अंदर जो एलएनजी प्लांट के ऊपर हुई है। अब एक तरफ जो पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ तब मदद कर सकता है जब चीन और रूस गारंटी देने के लिए तैयार हों। लेकिन क्या चीन और रूस अभी इस सारे मंजरनामे को एंजॉय कर रहे हैं, या फिर वो चाहते हैं कि ये अब अमेरिका को कोई फेस सेविंग मिल जाए, जिसका वो ख्वाहां तो है, मुतमन्नी है, लेकिन वो मिलती नजर नहीं आ रही। ना अफगानिस्तान में मिली, ना किसी दुनिया के दीगर मुल्क में उनको मिली। देखें, अब मसला यहाँ एक है, मसला ये है कि चीन और रूस के अपने कुछ अहदाफ हैं, जैसे रूसी तेल के ऊपर और गैस पे पाबंदियां, क्या उनमें अमेरिका नरमी लाएगा? क्या चीन के ऊपर जो ट्रेड टैरिफ वॉर आयद की हुई है उसके अंदर अमेरिका रजू करेगा? और सबसे बढ़कर कि क्या अमेरिका अब सुपर पावर के स्टेटस में दो मजीद ताकतों का शराकतदार अपने आप को बनना पसंद करवाएगा? ये वो सवालात हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर इस्लामाबाद में मुज़ाकरात जारी हो सकते हैं। आखिरी बात यह है कि इसमें जो पाकिस्तान है वो वाहिद मुल्क है जो अरब दुनिया और ईरान के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है, जिसको ईरान का मुकम्मल एतमाद हासिल है। और दूसरी जानिब चीन और रूस और अमेरिका के दरमियान एक पुल का किरदार सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद कर सकता है। यही वो वजह है जिसके ऊपर आज ये बैठक हुई है और जिसके ऊपर ये फैसला किया गया है कि अमेरिकी सदर ने जो इल्तजा की है उसको हमने किस जाविये से देखना है। लेकिन वक्त आ गया है कि जिस तरह से इंडोनेशिया ने बोर्ड ऑफ पीस से अपने आप को अलहदा होने का फैसला कर लिया है, हमें भी ये चाहिए कि अब इस बोर्ड ऑफ पीस से वापस आएं और जो हम सदर ट्रंप को ये नोबेल इनाम के लिए उसको हकदार समझ रहे थे, अब हमें मेरे ख्याल में उससे अपने आप को किनारा कर लेना चाहिए। राइट, ठीक है, स्टे विद अस। एहतशाम साहब, सबसे पहले तो ये बताएगा कि कितना सेकंड करते हैं, और दूसरा मेरा क्वेश्चन भी लीजिएगा कि अब जब हम इस्लामाबाद की जानिब देख रहे हैं, पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त अब इस्लामाबाद पर लगी हुई हैं, एक मीडिएटर का किरदार अदा करने के लिए जा रहा है पाकिस्तान, हमेशा की तरह सारसी की कोशिश करने की कोशिश की जा रही है। अब क्या समझ रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये जो हफ्ता है या इस मंथ का एंड है वो बड़ा क्रूशल भी हो सकता है और बड़ा फ्रूटफुल भी हो सकता है? देखिए मारूफ, इसमें तो अब दो राय नहीं है कि पाकिस्तान ने जिस खूबसूरत तरीके से अपनी सफारतकारी का मुजाहरा किया है, जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस लाने की कोशिश की है रीजन में, और पाकिस्तान एक नेट सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पे जो सामने आया, आज आप देख लें कि आलमी सफारतकारी में भी उसको सराहा जा रहा है। इवन इसराइल के अखबार देख लें, वाशिंगटन पोस्ट देख लें, इंडिया के अखबार देख लें। इंडिया के अखबार तो मारूफ ये है कि वहाँ पे सफ़े मातम बिछी हुई है। आज भी और कल भी जो लिखा गया वहाँ पे, वो कहते हैं मोदी को उन्होंने कहा कि तुम तो पाकिस्तान को एपी सेंटर ऑफ दहशतगर्द टेररिज्म कहते रहे हो, तो वो तो सारी दुनिया उनके पास जा रही है, तुम्हारी तन्हाई किधर आएगी, तुम तो बिल्कुल ख़त्म हो गए। वहाँ पे जो कहा जा रहा है कि ईरान का एतमाद ख़त्म हुआ हिंदुस्तान पे जब मोदी इजराइल गया था, और दूसरा पाकिस्तान का एतमाद ईरान पे बहुत बड़ा जब पाकिस्तान ने वाक़तन सबसे पहले न सिर्फ मुज़ब्बत की, बल्कि पाकिस्तान ने अपने खुद ऑफिस को ऑफर किया कि हम इस जंग को कैसे बंद करा सकते हैं। अब तो कुछ बातें आपको अब्दुल्ला ने भी बताई हैं, बड़ी अच्छी बातें बताई हैं, मैं भी आपको यहाँ बैठ के बड़ी खबर दे देता हूँ। देखें, इत्तेफाक ऐसा है कि जब भी आप मेरे साथ आती है मैं आपको बड़ी खबर दे देता हूँ। ठीक है मारूफ, देखें, एक तो ये बात जो हो रही है, जो अब्दुल्ला भी बात कर रहे हैं, कि एक तो मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान का जो सोचा जा रहा है कि वो किस तरीके से कितनी जल्दी जो है ना वो काम होगा, क्योंकि ये जो अपने 5 दिन का वक्फा दिया गया है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, तो बड़ी जल्दी से चीज़ें शेप अप होंगी। पहली बात ये है कि जिस तरीके से ये बातचीत पाकिस्तान ने, हमारे फील्ड मार्शल ने प्रेसिडेंट ट्रंप से की थी, और फिर प्राइम मिनिस्टर ने हमारे बात की थी, मसूद पशकियान जो सदर हैं, और इसहाक डार साहब ने अब्बास अराक्ची से बात की थी। तो जो कुछ मेरी इत्तला है वो ये है कि इस वक्त जो शदीद किस्म के वो 5 मुतालबात हैं ईरान के, वो उसमें नरमी लाने के लिए बड़ी हद तक तैयार है। क्योंकि उनको बताया गया है कि भी कोई दुनिया का इस वक्त मुल्क नहीं मानेगा, और अमेरिका तो खास तौर पे नहीं मांगेगा कि जी इतना हिसाब दें और अड्डे उठा के ले जाएं खलीज ममालिक से। देखें, ये लॉन्गर टर्म में उसी वक्त होगा मारूफ जब खलीजी ममालिक भी ऐसा सोचेंगे। फौरी तौर पर तो जंग बंद कराने के लिए जिस बात की ज़रूरत है वो ये है कि हमने एतमाद ले लिया है अपना, क्या कहते हैं, ईरान का भी और
प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी कह दिया कि जी आप गो अहेड करें, गो बिटवीन करें और ये सफारतकारी में जो आप कुछ कर सकते हैं। बल्कि यहाँ तक उन्होंने कहा प्रेसिडेंट ट्रम्प ने फील्ड मार्शल को कि जो पिछली जंग हुई थी अपना मई वाली, उसमें भी जून वाली, उसमें भी हमने आपको रोल दिया था अदा करने के लिए। तो देखें अब सूरत हाल जितनी तेजी के साथ बदल रही है वो ये है कि फेस सेविंग, अभी अब्दुल्ला बात कर रहे थे, देखिए फेस सेविंग दोनों के लिए तैयार की जा रही है, ईरान के लिए भी और अफगानिस्तान के लिए भी, कि अपना हार्ड एंड स्टांस आप छोड़ दें। कुछ बातें हैं जो वो कहा जा रहा है कि मिड टर्म में लॉन्ग टर्म में तय होंगी। इमीडिएटली तो शॉर्ट टर्म में दुनिया देख रही है कि जी जितना शदीद बुरहान अब इकोनॉमी का, तेल का, गैस का हो गया। देखिए ना एक कितनी तेजी के साथ अमेरिका में ओपिनियन बदली है कि $1.85 का जो एक गैलन तेल था वो मारूफ $4 से ज्यादा का हो गया। इस तरह कमोडिटी प्राइसेस जो है ना वो आसमान पे जा रही हैं। तो वहाँ तो लोग चिल्ला रहे हैं कि ये तुम्हारी जंग है, क्या हो गया, तुम तो कहते थे हमें तो कोई नुकसान नहीं, दुनिया को नुकसान होगा। एक तो ये है कि दोनों ममालिक तैयार हो गए हैं। अभी देखें वेन्यू चेंज करने की अब कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा क्या नहीं। पहले भी वेन्यू हमारा तय हुआ था, फिर ओमान चले गए थे बातचीत के लिए जो हो रही थी। तो अब तो यही कहा जा रहा है कि जी आप बीच का रास्ता निकालें। पाकिस्तान ने कहा है कि जी आप ये जो 5 दिन का आपने टाइम दिया है, शायद इसको थोड़ा सा आपको बढ़ाना भी पड़ जाए। इसके लिए अब तो कहा जा रहा है कि जी ठीक है आप कोई बातचीत का सिलसिला शुरू करें। उसकी वजह है कि ये जो वॉर ऑफ चॉइस थी मारूफ प्रेसिडेंट ट्रम्प की, जिसको वॉर ऑफ अटिशन लोग कह रहे हैं, और ये बात सारी दुनिया के डिफेंस मुबसरीन ने बड़ा वाज़े तौर पे कह दिया यक जुबान होके कि आप ईरान को शिकस्त नहीं दे सकते। और ये आपका जो ख्याल था रजीम चेंज हो जाएगी, घुटनों पे आ जाएगा, बमबारी करेंगे, ये वो सब कुछ नहीं हुआ। नतीजा तब अब दोनों को फेस सेविंग चाहिए। और मेरी इत्तला है कि जिस तरीके से गुफ्तगू की गई है, प्रेसिडेंट ट्रम्प खास तौर पे प्रेसिडेंट अपने हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से तवक्को कर रहे हैं कि भी जल्दी समेटें, काम को जल्दी समेटें, मेरे लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। तो अब देखें पाकिस्तान का इतना बड़ा एक अहम सफारती रोल जिस तरीके से सामने आया, वो तो जंग बंद कराने के बाद भी कहा जा रहा है अगले मरहलों में भी पाकिस्तान को बड़े बड़े, वैसे तो हम छोटे से मुल्क हैं लेकिन हमारा जिस तरीके से एक इंडिपेंडेंट एक स्टेचर सामने आया कि हमने खैर जानदाना तरीके से जो बड़े बड़े दुनिया के तनाज़े हैं, अगरचे छोटा मुल्क होने के बावजूद हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है, और अहम बात यह है कि सऊदी अरब खलीजी रियासत जो है वो लेड बाई सऊदी अरब ने भी हमें कहा है कि जी ठीक है वो दे दिया। वैसे सऊदी अरब पहले खामोश था, कुछ इतलात आ रही थी कि उन्हें जब गुस्सा आया इस बात पे कि हमले हुए तो वो चाहते थे कि ईरान पे हमले जारी रहें अपना इसराइल के उनके, लेकिन अब उन्होंने अपनी लाइन चेंज की है। ये भी हमारा जिसको कहते हैं सफारतकारी के तौर पे शहबाज शरीफ साहब ने और फील्ड मार्शल साहब ने MPS को कन्विंस किया कि देखें ये रीजन के मालिक के लिए नुकसान हो जाएगा। आखिरी बात मारूफ ये है कि देखें ये सूरत हाल बिगड़ी जब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि हम आपके पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करने जा रहे हैं। उसके बाद ईरान ने ये नहीं कहा कि हम आपके अमेरिकन बेसिस पे हमला करेंगे जो 19 बेसिस है, उन्होंने कहा कि खलीज ममालिक के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम हमला करना जा रहे हैं। उसके बाद दुनिया जो है ना हिल के रहेगी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम IT सेक्टर का भट्टा बिठा देंगे। बड़ी सारी चीजें उन्होंने सामने रखी जिसकी वजह से हमने देखा फिर ट्रम्प थोड़ा सा बैकफुट पे नजर आए। लास्टली कमेंट कीजिएगा, वक्त बहुत शॉर्ट है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, अगर ये मुज़ाकरात फ्रूटफुल नहीं होते तो मामलात कहाँ जाते हुए नजर आते हैं? उसके बाद अगर डेडलॉक बरकरार रहता है तो फिर क्या हल निकल सकता है? इस पूरे खित्ते की हौलनाक तबाही फिर मुकद्दर बन जाएगा, क्योंकि फिर अभी देखें ना, सबसे पहले इंसान की ताकत का नशा होता है, फिर उसके बाद उसको पता चलता है कि उसकी मिसकैलकुलेशंस हैं, फिर उसको मलाल होता है, मलाल के बाद फिर वो रजू करने की कोशिश करता है जो आजकल हो रहा है, और रजू जब नहीं होता तो फिर वो इंतहाई भयानक मामलात को ले जाता है। और शायद यही वजह है कि चीन ने अपने लोगों को वहां से इनखला की बात कही है, क्योंकि अगर ये मामलात ठीक होने हुए तो ये अप्रैल के पहले हफ्ते तक इसके अंदर कोई खुशखबरी अल्लाह करे कि आ जाए, और अगर नहीं हुआ तो यकीन माने कि अरब और नोट पे अब्दुल्ला अगर मैं लाइटर नोट पे कहूं कि जो रुजू करने की आप बात कर रहे हैं मियां बीवी के ताल्लुकात में भी रुजू करना कितना मुश्किल हो जाता है जब दोनों तरफ से तलवारें न्याम से निकली हों। अब इस सूरत हाल में जिस तरीके से तलवारें निकल चुकी हैं, बाहर आ चुकी हैं, तो मेरा ख्याल है रुजू करने में जो आसानी होगी उसमें सारी दुनिया की आसानी हो जाएगी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं शाम साहब, वो ज़्यादा मुश्किल मरहला होता है। मेरे ख्याल है अब्दुल्ला हमीद साहब का पॉइंट भी आ गया है और एग्जैक्टली यही बात है कि जंग किसी भी मामले का किसी भी सूरत हाल में तो हो नहीं सकती है, तो कोई ना कोई हल तो निकलेगा, और उसके लिए पाकिस्तान ने अब किरदार अदा करने के लिए कोशिश की है। तो इंशाल्लाह हम भी दुआ करते हैं कि पाकिस्तान एक बार फिर से दुनिया में सुरखरू हो। अब्दुल्ला साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त निकालने के लिए। शाम साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद दीगर चीजें शामिल करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। मशरक़ वस्ता जंग और आलमी तेल मार्केट में गैर यकीनी हालात के पेश नज़र हुकूमत ने किफ़ायत शायरी का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन के इस्तेमाल पर फौरी पाबंदी तो आयद कर दी है। उनका कहना है कि अब कोई भी सरकारी ऑफिसर हाई ऑक्टेन इस्तेमाल करेगा तो खर्च अपनी जेब से उठाना होगा। दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब खबरदार कर रहे हैं कि ख़ित्ते में कशीदगी और जंगी हालात से तवानाई का निज़ाम मुतासर हो सकता है। वज़ीर इत्तला अताउल्लाह तारड़ ये कह रहे हैं कि आलमी मंडी में तेल मज़ीद महंगा हो सकता है, इसीलिए कौम को अभी से बचत की आदत अपनाना होगी। जबकि राना सनाउल्लाह तो ये फरमा रहे हैं कि कौम पेट्रोल और गैस इस्तेमाल करने में काफ़ी हद तक कंजूसी करे। मशवरा दिया है कि 50% कमी की जाए। उधर खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने हुकूमती फ़ैसलों पर तनकीद करते हुए कहा है कि हुकूमत 9 अरब की बचत का दावा कर रही है, मगर ख़दशा है कि सार्फिन हाई ऑक्टेन से सुप्रीम पर मुंतकिल हो जाएंगे, जिससे हदफ हासिल करना और भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये सख्त फैसले वाकई मईशत को सहारा देंगे या सिर्फ आवाम पर एक बार फिर से बोझ बढ़ेगा। मौके एहतशामुल हक साहब तो हमारे साथ ही मौजूद हैं। इसके अलावा हमें सीनियर इकोनॉमिस्ट फ़ारूक सलीम साहब ने भी ज्वाइन किया है। फ़ारूक सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हाई ऑक्टेन के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़ा अहम फैसला लिया है। वो कह रहे हैं अगर कोई डलवाना चाहता है सरकारी मुलाजिम हाई ऑक्टेन अपनी गाड़ियों में तो वो फिर अपने पैसे खर्च करे। क्या ये फैसला आपको दुरुस्त लगता है? और इसके अलावा जो इतना पेट्रोल और भी बड़े वज़ीर मुशीर इंजॉय कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि उसमें भी थोड़ी सी कटौती होनी चाहिए? दूसरी जानिब कुछ अभाम भी सामने आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ये कह रही है कि 9 अरब रुपए की बचत का प्लान तो है, लेकिन लगता यह है कि ये प्लान फुलफिल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है कि एक अरसे के बाद मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो हाई ऑक्टेन के हवाले से फैसला किया है वो वाकई में सब्सिडाइज करता है गरीब की जेब को और पैसा निकालता है अमीर की जेब से। तारीख हमारी कुछ ऐसी रही है कि हमेशा मुंतकिली की जाती है, गरीब की जेब से निकाला जाता है और अमीर की जेब में डाला जाता है। तो ये पहली दफ़ा मुझे नज़र आ रहा है कि 9 अरब रुपए का ये मंसूबा है कि हाई ऑक्टेन जो है वो आप सोचिए कि होंडा सिविक है, BMW हैं, जो बड़े बड़े टर्बो इंजन्स हैं, वो लोग हाई ऑक्टेन इस्तेमाल करते हैं। ये ज़रूर है कि 9 अरब रुपए की बचत शायद ना हो सके। मेरा तखमीना ये है कि तकरीबन 6 से 7 अरब रुपए की बचत जो है वो हो पाएगी। तो 6 से 7 अरब जो है वो आप समझिए कि उसकी मुंतकिली होगी, वो अमीर तबकात जो हैं उनसे निकाला जाएगा। और अब होपफुली अभी हुकूमत ने वाज़ेह नहीं किया कि वो जो बचत होगी उसको सर्फ कहाँ करना, उसका खर्चा कहाँ होगा। मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि जो मोटरसाइकिल सवारान है पाकिस्तान में, मोटरसाइकिल राइडर जो हैं वो पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं और उनके ऊपर ये बोझ सबसे ज़्यादा पड़ता है जब आप पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ाते हैं। अभी जब 55 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई तो आप सोचिए कि लगभग 600-700 रुपया इजाफी हर मोटरसाइकिल राइडर को जो है अपना टैंक फुल करने के लिए खर्च करना पड़ेगा। और इसके नतीजे में ये होता है कि जो 50-60-70 हज़ार रुपया माहाना कमाते हैं हमारे पाकिस्तानी, उनकी आप समझिए कि तनख्वाह की 5-6-7 हज़ार रुपया कटौती हो जाती है। तो एक तरफ तो महंगाई की शरह बढ़ती जा रही है और जब हुकूमत पेट्रोल का रेट बढ़ाती है तो आम पाकिस्तानी की तनख्वाह में कटौती की इक्विवेलेंट हो जाता है वो मामला। तो ये पहला वाला फैसला 55 रुपए वाला मैं समझता हूँ कि गलत था। जो हाई ऑक्टेन का फैसला है वो मैं समझता हूँ कि दुरुस्त है। सही है, साथ ही रहिएगा। एहतशाम साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इस ओवरऑल सिचुएशन को, इस फैसले को, और आपको लगता है कि वाकई में जो बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं इसके हमें आने वाले दिनों में कुछ असरात होते हुए नजर आएंगे? जबकि दूसरी जानिब हुकूमत का ही मौक़िफ़ है, अता तारड़ साहब फरमा रहे हैं कि आगे आने वाले 1 आध हफ्ते में हो सकता है कि पेट्रोल की प्राइसेस और ज़्यादा हाई हो जाएँ। तो इस तरह से मईशत को सहारा कैसे मिलेगा? आवाम को किस तरीके से फिर किया जाएगा नॉर्मलाइज, जो इतने गुस्से में ऑलरेडी बैठे हुए हैं? इसके अलावा फिर मुल्क तो इस तरह से नहीं चल सकता। ऑप्शन क्या रह जाता है पीछे? देखिए, ऑप्शन तो हमारे दयानतदारी की बात है, हमारे पास कोई नहीं रह जाता। अगर खुदा ना खास्ता है जंग और लंबी हो जाती है, ट्रैक करती है, तो आप देख लें हमारी प्राइसेस जो है ना तेल की इंटरनेशनल सतह पे $120 बैरल से फिर नीचे आके अब 100-102 तो हुई है। लेकिन लोग प्रिडिक्ट भी कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता अगर ये 5वें महीने में जाती है, 5वें हफ्ते में जंग जाती, 4था हफ्ता शुरू हो चुका है, तो ये 140 से 150 तक जा सकती है। और कुछ तो इंटरनेशनल अदारे $200 तक की भी बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ही हॉरिफाइंग, बड़ी स्कैरी सिचुएशन है। इसलिए पूरी दुनिया पैनिक का शिकार है और जितने बड़े बिजनेसमैन हैं और जिनका इन्फ्लुएंस है दुनिया में हुकूमतों पे,
वो ये कह रहे हैं कि जंग बंद कराने के लिए बड़ा भरपूर जोर लगाया जाए। और फिर देखना जिस अंदाज से मारूफ जंग हो रही है, मिडिल ईस्ट के ममालिक जहाँ तेल और गैस की पैदावार है ज्यादा होती है, वहाँ देखने गैस की प्राइसेस 35% से 40% बढ़ चुकी है। तेल की प्राइस जो है ना वो एक 6 से 8 जिसको कहते हैं परसेंट बढ़ चुकी है। अब ये सारा तनाजुर हमें तो ये बता रहा है कि हमारी लिए मुश्किल ये है कि हम तो तेल नहीं पैदा करते। मुश्किल से 70,000 बैरल हम रोजाना तेल पैदा करते हैं और बाकी तो हम सारा बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। जो अच्छी बात है ना कि हमें अनइंटरप्टेड तेल मिल रहा है, लेकिन ईरान अपना सऊदी अरब की तरफ से मिल रहा है, मेरी इत्तला है, वो भी हमें जो डेफर्ड पेमेंट में मिल रहा है, प्लस हमें कुछ कैश भी मिला है, कुछ और भी मिलने की तवक्को है, तो ये अच्छी बातें हैं। लेकिन असल बात यह है कि ये सारी बातें उस वक्त अच्छी लगती हैं मारो कि जो हम ऑस्टेरिटी की बात करते हैं, बेल्ट टाइटनिंग की बात करते हैं, जितना डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये जुबानी कलामी बातें बड़ी होती थी, लेकिन अब पहली दफा पूछा जा रहा है, हिसाब लिया जा रहा है कि भाई ये इतना ज्यादा जो आप देखते हैं लोगों को इतने ज्यादा गैलन तेल फ्री दिया जाता है, फिर बिजली फ्री दी जाती है, और पता नहीं ये ब्यूरोक्रेसी को, जजों को, कौन सा जिसको कहते हैं सेगमेंट ऑफ सोसाइटी नहीं है, जो जितने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो अपने लिए रास्ता निकालते रहते हैं, अल्टीमेटली बोझ लोगों पे पड़ता है। तो अगर ये बात तय कर लेती है हुकूमत के नहीं भाई हमने नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को कट करना है, हमें आइंदा बजट के हवाले से बड़ी मुश्किलात का सामना है, 23 से 35 बिलियन डॉलर हमें वैसे ही चाहिए, और खुदा ना खास्ता जंग मारो की बढ़ती है और देख लें हमारी रेमिटेंसेस ऑल टाइम हाई हो चुकी थी, 34 अपना 42 42-43 बिलियन डॉलर तक चली गई थी। इस पे फिर नीचे मसला होगा, क्योंकि सऊदी अरब और यूएई से आप देख लें 20 से 22 बिलियन डॉलर में आते हैं, तो हमें तो किसी तरह सूट नहीं करता। हमारे लिए जरूरी है कि सही मानों में नारेबाजी ना की जाए और हुकूमत सख्ती करे और वाकई जो गैर जरूरी अखराजात हैं उन्हें कम किया जाए। और ये जो अलग-तलते होते हैं जी, बिजली दी जा रही है फ्री में, गैस दी जा रही है फ्री, पेट्रोल फ्री दी जा रहा है, इस पे कंकर लगाई जाए तो मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ हमारे लिए कुछ सूरत हाल बेहतर हो सकती है। और इसमें कोई शक नहीं है कि 7 से 8 बिलियन रुपया आसानी के साथ बच सकता है। मुजम्मल असलम साहब तो अपनी खार निकालने हैं ना, वो तो जाहिर है, वो तो माजरत के साथ जितने गवर्नमेंट के ओपोनेंट हैं उनको ये लगता है कि यार खुदा ना खास्ता कोई जरा सी भी हुकूमत को कोई फायदा हो गया तो इनकी जो है ना पॉपुलैरिटी का ग्राफ ऊपर चला जाएगा। पीटीआई के लोग तो आपको याद है वो तो वाशिंगटन में जाके आईएमएफ के दफ्तर के बाहर मुजाहरे करते रहते हैं कि जी पाकिस्तान की इमदाद बंद कर दी जाए, तो उनका तो नुक्ता नजर कुछ और है। लेकिन जनरली जो बात की जा रही है कि इस वक्त बड़ी सीरियसनेस का मुजाहरा हुकूमत कर रही है, अल्लाह करे ये कंटिन्यू करे और ये गैर जरूरी अखराजात की बचत हो, और फिर ये तेल के हवाले से जो सीरियस फैसले करने पड़ रहे हैं, अल्लाह ना करे जंग बढ़ेगी तो आपको मुझे सबको ये ब्लड लेना पड़ेगा। जी मारो सही। फ़ारूक सलीम साहब बस मुझे अब शॉर्टली कमेंट कर दीजिएगा कि आगे आने वाले दिनों में ये जो सारे मामलात हैं इसको किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं, और इसका अगर कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नज़र आ रहा है आपको तो वो क्या हो सकता है? जो फैसले लिए गए हैं सारे, क्या वाकई इससे मईशत को सहारा मिल सकता है? और एक और सवाल ये कि जो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की बात की जा रही है, आपको लगता है कि स्मार्ट लॉकडाउन से मईशत को कोई सहारा मिल सकता है, कोई फ़ायदा हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान की मईशत तो जंग से पहले भी बीमार थी। अब ये हुआ कि जंग के नतीजे में उस बीमारी का जो एक्सरे है वो खुल के हम सबके सामने आ गया। अगले चंद हफ्तों में जो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, एक तो कोई 1.3 अरब डॉलर का यूरो बॉन्ड मैच्योर होने चला है अप्रैल की 8 तारीख को। आईएमएफ का जो मिशन है वो आपको पता है कि वो साइन किए बगैर जो है वो चला गया है। दूसरे हवाले से सऊदी अरब और यूएई के लगभग 8 से 10 अरब डॉलर ऐसे हैं जिनका रोल ओवर आना है। अब एक चीज जो नजर आ रही है कि मईशत की बीमारियां एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ जो सफारतकारी का महाज है उसमें इस वक्त दुनिया की जो सबसे अहम जंग चल रही है उसमें पाकिस्तान को एक बहुत ही अहम किस्म का रोल मिलने चला है। महसूस कुछ ऐसे होता है। आज सुबह से तकरीबन सारा इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इस्लामाबाद की बातें कर रहा था। वहाँ पे लगता यह है कि इस्लामाबाद के ऊपर सऊदी अरब का भी एतबार और एतमाद है। हमारी अस्करी क़यादत के ऊपर ट्रंप का बेतहाशा एतबार भी है और एतमाद भी है। ईरान का हमारे साथ कोई 900 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। तो पाकिस्तान और ख़ासतौर पे इस्लामाबाद एक आइडियल शहर बन जाता है कि जहाँ पे कोई सीज फायर, कोई मीडिएशन का, कोई सालसी का काम जो है वो हो सकता है। और यहाँ पे फिर वो कन्वर्ज करता है हमारे माशी मुफादात और हमारे सिफारतकारी की जो ताकत है।
जितनी चैलेंजेस का मैंने जिक्र किया, अगर आईएमएफ का चैलेंज है और हम कामयाब होते हैं सिफारतकारी के महाज पे, तो अमेरिका जो है उसका बड़ा असर रसूख है आईएमएफ के ऊपर, तो आईएमएफ वापस जो है वो टेबल पे आ सकता है। जो 8-10 अरब डॉलर के रोल ओवर के कर्जाजात हैं, अगर सऊदी अरब का मुफाद है सिफारतकारी के अंदर और पाकिस्तान में कामयाबी होती है, तो हमारा वो वाला प्रॉब्लम भी दूर होता है। तो ये मुझे नजर आ रहा है कि अगले चंद हफ्तों में हमारी जो माशी कमजोरियां हैं और जो सफारतकारी ताकतें हैं वो उनको कन्वर्ज कर रही हैं। ठीक है, सही है। एहतशाम साहब, अब आप ज़रा इसी पर ये कमेंट कर दीजिएगा कि जो स्मार्ट लॉकडाउन की बातें हो रही हैं, आपकी नज़र में ये स्मार्ट लॉकडाउन कैसा है? कैसे स्मार्ट लॉकडाउन से कोई फ़ायदा भी हो सकता है? सबसे ज़्यादा सवाल उठाया जा रहा है बच्चों के स्कूल्स जो बंद कर दिए गए। ज़ाहिर है छोटे छोटे बच्चे ऑनलाइन नहीं पढ़ पाते, उस तरह से क्लासेस नहीं ले पाते, तो बच्चों की पढ़ाई का भी साथ साथ हर्ज हो रहा है। तो कोई और वे आउट क्या फिर इसका हो सकता है कि ये सारी चीज़ें भी साथ साथ चलती रहें, मुज़ाकरात के लिए भी पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, इसके अलावा मईशत भी आगे बढ़ती रहे? देखिए मारूफ, नई तौर पे तो इस वक्त सारी दुनिया जो सोच रही है, दुआएं कर रही है, जो परेशानी का सामना कर रही है, वो तो यही कह रहे हैं जंग बंद हो जाए, जिसके नतीजे में आप ये देख रही हैं सारा कुछ राशनिंग है, तेल की, बाकी चीज़ों की भी, और बच्चों की स्कूलों की पढ़ाई और गाड़ियों का कम इस्तेमाल करना। देखें ये नुकसान तो है। अब मैं देखता हूँ बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे जब घर में बैठ के ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं तो वो बात नहीं बनती है, Exactly. वो मजबूरी में किया जा रहा है। अब इसको लगता है कि ज़्यादा देर नहीं लगेगी, जिस तरह इतलात आ रही हैं कि कहीं ना कहीं ये मंतकी अंजाम की तरफ मामला जाएगा, सारी दुनिया के लिए दुनिया में कारोबार करना आसान हो जाएगा। तो ये जो आप बात कर रही हैं स्मार्ट लॉकडाउन वाला काम जो है ना, ये इससे कोई बहुत बड़ा फायदा तो नहीं होगा। हाँ, ये है कि मजबूरी में आपको करना पड़ रहा है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो ये करना पड़ेगा। लेकिन अब नई जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, डॉक्टर साहब भी बातें कर रहे हैं कि पूरी दुनिया का फोकस पाकिस्तान पे है और पाकिस्तान जिस अंदाज से ईरान और सऊदी अरब, अमेरिका के साथ मामलात को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, तो खबरें जो है ना बड़ी पॉजिटिव इंटरनेशनल मीडिया भी दे रहा है पाकिस्तान के बारे में। तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली लगता है कि हमारे लिए आपको अच्छा होने के सबूत दे रही हैं। अगरचे एक मुद्दत के बाद हम देख लें कि क्राइसिस में भी कहते हैं अपॉर्चुनिटी होती है, वो हमें मिलने की तवक्को हो रही है। जी सही, ठीक है। फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त निकालने के लिए। एहतशाम साहब हमारे साथ ही मौजूद। अब कुछ सियासी हवाले से भी आगे बढ़ के गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। मईशत पे तो बहुत बात हो गई है, लेकिन सियासत भी क्या रुख इख्तियार कर रही है उस पर भी बात कर लेते हैं। पार्टी रहनुमाओं को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त मिल के नहीं दे रही है। आज वकला और फैमिली से मुलाकात का दिन था, जिसके लिए नाम जेल हुकाम को भिजवाए गए, लेकिन इजाज़त का मामला एक बार फिर से सवाल निशान बन चुका है। मगर ईद के मौके पर बानी की बेटों से 25 से 30 मिनट तक की तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू ज़रूर करवा दी गई है, और जो कन्फर्म भी हो चुकी है। उधर ईद के दिनों में बानी का पिम्स हॉस्पिटल में तिबी मुआयना किया गया है और आँख के इलाज के लिए तीसरा इंजेक्शन भी लगा दिया गया है। हुकाम ने बानी की आँख की बिनाई को तसल्ली बख्श करार दिया है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए सियासी महाज पर, राना सनाउल्लाह ने कौमी इत्तेहाद और इस्तेहकाम को वक्त की अहम ज़रूरत करार दे दिया है, जबकि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर एक बार फिर सामने आए हैं महमूद खान अचकज़ई, जिन्होंने तमाम सियासी जमातों को एक मेज़ पर बिठाकर कौमी हुकूमत बनाने का मुतालबा कर दिया है। इस मुतालबे के तनाजुर में सवाल ये है कि हुकूमत और अपोजिशन में सियासी इख्तलाफात कैसे ख़त्म होंगे और ख़त्म कराएगा। एहतशाम साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। एहतशाम साहब, मईशत पे हमने काफ़ी गुफ्तगू की है। ज़ाहिर है मईशत का इन्हिसार सियासत और सियासत का मईशत पर होता है, दोनों वाइस वर्सा हैं। कहीं पर भी अगर झोल आ जाए तो आगे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि पीटीआई की जो सियासत है वो किसी करवट बैठती हुई क्यों नज़र नहीं आ रही, और हर कुछ महीनों के बाद हम देखते हैं कि एक बड़ा डायलॉग कमेटी बना दी जाती है, एक डायलॉग अलाइंस बना दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई खातिर ख्वाह इंतजामात और हमें रिजल्ट्स नज़र नहीं आते हैं। क्या समझते हैं, क्या वजह है, क्यों पीटीआई बार बार नाकाम हो रही है? देखिए मारूफ, इसमें कोई शक नहीं है कि मुद्दत से गालिबन अब तो 3 साल हो गए हैं कि बड़ा सीरियस किस्म का ये डेडलॉक सियासी तौर पे हम देखते हैं, ख़ास तौर पे हुकूमत और पीटीआई के दरमियान, अदारों के दरमियान और पीटीआई के दरमियान जो चल रहा है अरसे से, इसमें कोई कमी नहीं वाक़या हो रही। नतीजतन हमें हमारी इकोनॉमिक सफरिंग भी अपनी जगह है, पॉलिटिकल केओस भी होता है, अदम इस्तेकाम भी, सारी चीज़ें हम आप और हम सफ़र कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। अब सूरत-ए-हाल जिस तरफ जा रही है, एक जो अच्छी बात हुई है पहली दफ़ा, वो देखें जिस तरह ये आपने बताया है कि इमरान खान के बेटों के साथ उनकी मुलाकात करा दी गई है। उसके बाद आपने देखा, हाँ जी, बातचीत फ़ोन पर करा दी गई है। जी हाँ। तो उसके बाद 4 महीने के बाद जो है ना ये एक ट्वीट आया है जो इमरान खान के साहबजादे हैं कासिम साहब की तरफ से, उन्होंने
ये देखें कि पहली मर्तबा ये हुआ है कि अदारों के बारे में बात नहीं की, जी। फौज के बारे में, एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, हुकूमत के बारे में नहीं, उन्होंने टायर खोल दिया अदलिया के बारे में। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि उनका ट्विटर अकाउंट खामोश भी है। जी हाँ, वो देखें ना, अब ये जो उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया था अपना फ़ोन पे बात करने के बाद अपने वालिद साहब से, और अदलिया की जो उन्होंने जिस तरीके से उनको तनकीद का निशाना बनाया, वो फिर आपने देखा ऑफिशियल अकाउंट इमरान खान का, वहाँ से भी ये ट्वीट आ गई थी, जिसमें कहीं भी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, हुकूमत के बारे में कोई तनकीद नहीं है, जो हमेशा की तरह होती थी। और 4 महीने के बाद ये ट्वीट हुई है, तो वो सिर्फ हरफ़े तनकीद जो है ना, वो अदलिया है कि हमारे कोई केसेस नहीं लग रहे हैं, आपसे मेरे को रिलीफ नहीं मिल रहा, क्योंकि सारी दुनिया उनको कह रही है कि भाई रिलीफ तो अदालतों से मिलना है। आप भले आप कहें कि 134 नंबर पे दुनिया में हमारी अदलिया आती है, लेकिन नवाज शरीफ साहब हों, उसके बाद पीपल्स पार्टी के लोग हों, सब ने रिलीफ यहीं से लिया है। तो आपको भी यही प्रोसेस, यही प्रोसीजर लेना पड़ेगा, इससे हट के आप कुछ नहीं कर सकते। तो कुछ लोग इसको इस तरह देख रहे हैं कि शायद ये एक किस्म का ये इमरान खान साहब उनके लोगों की तरफ से ये एक मैसेज है कि जी ठीक है, देखिए हमने कोई बात नहीं की, लिहाजा हमारे केसेस लगाए जाए। कुछ लोग कहते हैं 31 मार्च को ये केस इनका शायद लग जाएगा, ये तोशा खाना वाला जो अपना अलकादर ट्रस्ट वाला केस है, उसके बाद सूरत हाल को बेहतर हो सकती है। दूसरी तरफ जो सूरत हाल जो परेशान कर रही है, वो मेरा ख्याल है वो हुकूमत को भी और उनको भी, जो उन्होंने आपने देखा कि एक अगरचे रिहाई फोर्स का नाम तो हटा दिया इस वली अफरीदी ने, अब उनको तहरीक का नाम दे दिया है। अभी देखें, आज जिस तरह बता रही हैं कि बुशरा बेगम से उनकी मुलाकात हुई और वकला से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई, एक पैनल भी दिया गया था। अब ये कहा जा रहा है कि टेस्ट केस है। राना सनाउल्लाह जो बात करते हैं, उनके करीबी हल्के भी ये बात कर रहे हैं कि ये पहली दफ़ा थोड़ा सा इन्होंने जो अपना, जिसको कहते हैं बच्चे थोड़े दिन तक खामोश होते हैं, उसके बाद दोबारा से वही शुरू हो जाता है एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बातें करना। अगर ये रोक के रखेंगे, और जो हमने इनको एक ऑलिव ब्रांच ऑफर किया है कि जहाँ बातचीत करते हैं, तो ये बातचीत के तो ना सारे हमायती हैं। देखें, बातचीत की मुखालफत आती है अलीमा बीबी की तरफ से, आज भी लोग यही बात कर रहे हैं कि जी सारे लोग तैयार हो गए हैं। अली जफर भी कहते हैं बातचीत की जाए, गौर खान भी कहते हैं, बैरिस्टर गौर भी कहते हैं, इवन सलमान अकरम राजा ने भी कहना शुरू कर दिया बातचीत की जाए। अब रह गया सवाल जिनका आप जिक्र कर रही हैं अपने, अच्छा गिरई साहब देखें, वो तो पार्लियामेंट की हद तक तो बहुत सारा रोल प्ले कर सकते हैं। अब ये बैठे बैठाए उनको ख्याल आया कि जी कौमी हुकूमत, भाई कौन सी हुकूमत कौमी बनेगी? अब आप देख लें, ये हिंदुस्तान की जंग के बाद और ये जो जंग मिडिल ईस्ट में हो रही है, जिस तरह सारी कौम इकट्ठी हुई है, अब कोई इस तरह की बात नहीं कर रहा। पीटीआई के लोग भी ये बात कर रहे हैं कि हमें ये इलेक्शन की बात छोड़नी चाहिए, हमें जो अपना रिलीफ लेना है, उस्मानी की रिहाई करवानी है, हमारे 52,000 केसेस हैं, FIR हैं, 22,000 लोग हमारे जेलों में, उनको निकालने के लिए हमें गाली गलौज से नहीं, हमने जो हमारे कीबोर्ड वॉरियर हैं और हमारे सोशल मीडिया ब्रिगेड जो गाली निकालता है, उससे बच के जाना होगा, तब हमारे लिए सूरत हाल। अच्छा एहतशाम साहब, एक सवाल माइंड में इस वक्त आ रहा है कि बानी को मशवरा दिया जाता है इमरान खान को कि वो खामोशी से बाहर आ जाएं, कुछ अरसे बाहर अपना खामोशी से एंजॉय करें लाइफ को, और उसके बाद फिर जब आगे आने वाले इलेक्शन होंगे तो फिर आपको फिर शायद मौका दे दिया जाए, तब तक आप खामोशी इख्तियार करें, हुकूमत जिस तरह से चल रही है एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक होकर उसको चलने दें ताकि मुल्क चलता रहे। अब इसमें हर्ज क्या है? अगर ये मशवरा मान लेते हैं इमरान खान साहब, तो मेरा ख्याल है उनके लिए भी बेहतर है और उनकी पार्टी भी इससे ज़्यादा मुस्तहकम हो जाएगी। इमरान खान तो नहीं मानते, लेकिन उनकी फर्स्ट और सेकंड ईयर की लीडरशिप जो है, वो सारे सियासी रहनुमा भी यही बात करते हैं। कुछ इत्तलात तो ये भी है कि अलीमा भी एक टाइम कह चुकी हैं और बुशरा बेगम भी कह चुकी हैं कि जी इस तरह तो मसला हल नहीं होगा। आपको याद है 1.5-2 महीने पहले बात हुई थी, एक दफा फिर बात हुई थी कि जी उनको बनी गला शिफ्ट कर दिया जाए, या कमान पार्क भेज दिया जाए, या अस्पताल भेज दिया जाए, लेकिन वो सारा गाली गलौज की नजर हो गया, क्योंकि दूसरी तरफ से बड़े शदीद किस्म के बयानात आए थे। देखिए ना, मसला वही है जो हमें सियासी तौर पे PTI के लोग बताते हैं या गवर्नमेंट के लोग बताते हैं, वो कहते हैं कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट उसी वक्त होगा कि जो बानी PTI जो है ना, वो बाकायदा तौर पे लोगों को कहेंगे जी बातचीत का दरवाज़ा खोलें। आपने देखा बातचीत शुरू होती है, उनके फिर बयानात आना शुरू हो जाते हैं, अगरचे अब ट्वीट नहीं कर रहे, इसलिए उनकी मुलाकातें भी नहीं हो रही। अब ये अच्छा ज़ई साहब, एक रोल तो उनका बड़ा अच्छा था जो उन्होंने किसी हद तक अदा किया। इनको ये कहा कि भाई आप खामोशी इख्तियार करें, मुझे आपने अगर लीडर बनाया है तो मुझे रास्ता बनाने दें, मैं कोशिश करता हूँ चीज़ें ठीक करने की। प्राइम मिनिस्टर साहब की उनकी मुलाकात दोबारा से लगता है एक दफ़ा फिर हो जाएगी तो सूरत हाल की बेहतरी की तरफ जा सकती है, लेकिन मारूफ शर्त एक ही है कि आपको ये ज़हन से निकालना होगा कि जी मुझे निकालने के बाद प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, या दूसरी बात तो ये करते हैं कि मैं बैठ जाऊँ वज़ीर आज़म की कुर्सी पे, सारे लोग जो है ना वो अंदर जेलों में चले जाएं, ऐसा नहीं होगा।
आपको मंतकी तौर पे चीज़ों को देखना होगा। आपको पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल को जब से पाकिस्तान बना है, सारी हुकूमतों के दरमियान जो कुछ होता रहा है, इवन वो लोग उनके बारे में कहते हैं कि आपने अपने 3 साल के दौर में कोई बंदा छोड़ा था जिनको जेल में नहीं भेजा। उन्होंने भी आहिस्ता-आहिस्ता रिलीफ जाके अदालतों से दिया था। आप ये रिलीफ लेके आएँ, उसके बाद ये है कि थोड़ा खामोशी इख्तियार करें, फिर कुछ सूरत-ए-हाल किसी और तरफ जा सकती है। लेकिन आखिरी बात मारूफ ये है कि ऐसा होता बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उनको ये लगता है कि मेरा पॉलिटिकल कैपिटल लीड कर जाएगा। मैं जनाब अगर मैंने थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ किया, अगरचे ऐसी बात नहीं है। भई आप लीडर हैं, तो लीडर के तौर पे तो वो नेल्सन मंडेला तक ये बड़ा कॉल है। वो ये कहते हैं कि जी ठीक है, लोगों को मेरी बात सुननी होगी। मैंने लोगों की बात नहीं सुननी। आई एम देयर लीडर, दे आर नॉट माय लीडर। सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और यही वाली बात है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो झुकना होगा, क्योंकि दोनों जानिब से बातें तो की जा रही हैं, लेकिन अभी तक किसी किस्म का कोई रिजल्ट, कोई हतमी फैसला होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और इतने साल गुजर चुके, तकरीबन 3 साल पीटीआई की पोजीशन में, और इमरान खान साहब भी अभी तक जेल के अंदर हैं। ना उनको निकालने की बात होती है, जब बात होती है तो फिर उसको भी कहीं ना कहीं पर फुल स्टॉप या ब्रेक लगा दिया जाता है। तो शाम साहब, प्रोग्राम में साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम को पहुँचा है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।